दीपक और मेरी शादी को 5 साल गुजर गए थे, मगर अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं थी। दीपक को मुझ पर भरोसा बहुत करते थे। मैं बांझ थी, मगर मैंने दीपक से झूठ बोल दिया था कि लेडी डॉक्टर ने कहा है कि हमारा बच्चा बहुत ही जल्द हो जाएगा, और दीपक ने भी मेरी बात पर विश्वास कर लिया था। लेकिन अब मैं और ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं झूठ बोल बोल कर थक चुकी थी। मैंने सोचा कि मुझे सारी सच्चाई अपने पति को बता देनी चाहिए। अब मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती थी। अपने पति की हकीकत बताने से पहले मैंने अपने माँ को फ़ोन किया था और पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मम्मी कहने लगी, तुम ऐसा करो कि अपने पति की दूसरी शादी करवा दो। तुम्हारा पति तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और तुम्हें छोड़ने का कभी सोचेगा भी नहीं। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, साथ ही दुख भी हुआ था। मुझे यह लगने लगा कि मेरी माँ मुझसे दुश्मनी निकाल रही है, क्योंकि मैंने उनकी बहुत बदनामी कराई थी। मैं गुस्से से बोली, मम्मी, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इतना कहकर मैंने गुस्से में फ़ोन काट दिया था। शाम के समय जब दीपक घर वापस आया तो मुझे देखकर बोला, क्या बात है रूपाली, तुमने तो कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? मैं बोली, किस्मत ने ही अंधेरा लिख दिया है। उस अंधेरे का क्या करूं मैं तो उजड़ गई हूँ। दीपक कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पति तुम्हारे पास मौजूद हूँ। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, फिर बैठे बिठाए तुम्हें क्या हो गया है? मैंने दीपक को फिर सब कुछ बता दिया कि मैं बांझ हूँ और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई थी। उसने कहा कि तुम बांझ हो और अब तुम उम्र भर बच्चा पैदा नहीं कर सकोगी। मेरी बात सुनकर दीपक पल भर के लिए उसके चेहरे पर उदासी भर आई थी, लेकिन तुरंत ही उसने अपना हाथ मेरे हाथों में लिया और कहने लगा, कोई बात नहीं रूपाली, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। दीपक के तसल्ली देने के बाद मैंने अपना मूड भी ठीक कर लिया था, लेकिन एक दिन यह बात मेरी सास को भी पता चल गई और फिर उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। एक दिन हमारी पड़ोसन हमारे घर आई थी। मेरी सास उनसे कहने लगी कि तुम मुझे कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो, क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। हमारी पड़ोसन कहने लगी, तुम्हारी पहली बहू को क्या हो गया है जो तुम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हो? तब मेरी सास बोली, वह बेचारी तो बांझ है, अब हमें तो अपनी नस्ल बढ़ाना है, इसीलिए मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। यह बात सुनकर मैं थर थर काँपने लगी थी। जब दीपक घर वापस आए तो मैंने रो रो कर उनसे सारी कहानी सुनाई। दीपक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गया और अपनी माँ के पास खड़ा करके बोला, मम्मी, रूपाली के अलावा मैं किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता और मुझे बच्चों से ज़्यादा अपनी बीवी से मोहब्बत है, इसीलिए आज के बाद आप मेरी दूसरी शादी की चर्चा भी मत करना। मेरी सास ने गुस्से से सर झटका और कहने लगी, मैं तो आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जो अपनी बांझ पत्नी के इस कदर नाज नखरे उठाता हो। जबकि दीपक की बातें सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया था। बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि कितना प्यार करने वाला पति मिला था मुझे। मैंने दिल ही दिल में भगवान को धन्यवाद दिया था कि दीपक का प्यार मेरे लिए ऐसा ही बनाए रखना। रात हुई तो मैंने सोचा कि दीपक को चाय बनाकर दे दूं। मैं चाय बनाने किचन में आई तो मेरी सास के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मैं अपना नाम सुनकर चौंक गई थी। मैंने गौर किया तो वह अपनी बेटी से फ़ोन पर बातें कर रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं रूपाली को तलाक दिलवा कर दीपक की दूसरी शादी ज़रूर करूँगी। तुम ऐसा करो कि उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। यह बातें सुनकर मेरे दिल पर बोझ आ गिरा था। मैं चाय बनाए बगैर ही कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे अब अपनी मम्मी का ख्याल आया था।
मगर पिछली बार उन्होंने जो मशवरा मुझे दिया था वह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह भी मेरी सास की तरह मेरी पति की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मैं ना चाहते हुए भी अपनी मम्मी को फ़ोन मिला दिया और मैं रोने लगी थी। मम्मी बोली, रूपाली बेटा, तुम कहाँ गायब हो गई थी? क्या मेरे साथ बात करने का जी नहीं चाहता? मम्मी की बातें सुनकर मुझे हैरत हुई। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ मेरी खातिर तड़प रही होगी। मैं कहने लगी, मम्मी, मेरी ज़िंदगी पहले से ही बहुत ख़राब और बहुत बुरी चल रही है, मगर जब से मुझे इस बात का पता चला है कि मैं बांझ हूँ, तब से हर समय मेरे सर पर तलवार लटकती रहती है। मेरी सास ने पड़ोसन से कहा है कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो, तो अभी अपनी बेटी से कहती है कि इस बार बहू को मैं अपने पसंद की लेकर आऊँगी। तुम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढो। मम्मी, दीपक बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरे खातिर अपने माँ से लड़ जाता है, मगर आखिर तो मर्द ही है ना। कब तक मुझे अपने दिल की रानी बना कर रखेगा? एक न एक दिन तो उस बात का उसे एहसास हो ही जाएगा कि उसकी ज़िंदगी में भी एक बच्चा होना चाहिए और उसे दूसरी शादी कर लेना चाहिए। मम्मी कहने लगी, मुझे एहसास है कि इस समय तुम पर क्या बीत रही होगी, इसीलिए तो तुम्हें उस दिन यही बात करने के लिए मैंने बोला था कि तुम दीपक की दूसरी शादी खुद अपने हाथों से करवा दो। वह अपने करोड़ों की जायदाद यूं ही तो छोड़कर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है कि उसे वारिस चाहिए होगा। आज नहीं तो कल वह दूसरी शादी के बारे में ज़रूर सोचने लगेगा। अगर तुम्हारे पति ने अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। मेरी मानो तो किसी गरीब घर की लड़की से उसकी शादी करवा दो। वह तुमसे दब कर रहेगी और तुम्हारी एहसानमंद भी रहेगी और कभी भी तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश नहीं करेगी। बच्चे पैदा करेगी तो तुम भी बराबर की माँ कहलाने की हकदार रहोगी। माँ की बातें सुनकर मुझे लगा था कि वह बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं बोली, मम्मी, आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने सोच लिया था कि दीपक की दूसरी शादी करवाए बगैर मेरा अब इस दुनिया से गुजारा नामुमकिन है। हालांकि यह बात मेरे दिल पर किसी कयामत की तरह गुजर रही थी कि मैं खुद अपने ही हाथों से अपने पति की दूसरी शादी करवा रही थी, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी और मुझे दीपक पर विश्वास था कि दीपक का प्यार मेरे लिए कभी भी कम नहीं होगा और इसीलिए मैं घर वालों से चोरी छुपे दीपक के लिए लड़की ढूंढने लगी थी। मैं गांव की रहने वाली थी, गांव के चौधरी और सरपंच की इकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता और भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत थी, मगर मुझे सिर्फ एक बात की कमी थी और वह यह थी कि मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप ने बचपन में ही तय कर रखा था और जिस लड़के से मेरा रिश्ता तय था उसका नाम मनोज था। उसने आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी, जबकि मैंने इंटर किया हुआ था। हमारे गांव में लड़की अगर इंटर पास कर ले तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी और फिर मनोज बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। शिक्षा तो मेरे भाइयों ने भी हासिल नहीं की थी, मगर वह फिर भी सुलझे हुए इंसान थे। बात करने का ढंग उन्हें आता था। मम्मी ने मेरे भाइयों की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की थी, लेकिन मनोज को तो अच्छे बुरे की तमीज तक नहीं सिखाई थी। गांव की हर दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर चलता रहता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत होने लगी थी। मनोज की एक बात जो मुझे बहुत ही बुरी लगती थी वह ये थी कि गांव की हर लड़की से चक्कर चलाने के बावजूद वह मुझे मोहब्बत का दावा करता था। मुझे रूपाली की जगह राधा कहकर बुलाया करता था। मुझसे कहता कि राधा, मैं तुम्हारा बिना मर जाऊंगा, और मैं मनोज से कहती कि तुम्हारे लिए तो गांव की सारी लड़कियां हैं, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो वह कहता कि कृष्ण तो सिर्फ राधा के होते हैं,
बाकी तो सारी गोपियां हैं। एक बार मनोज मेरे लिए गांव के मेले से कांच की चूड़ियां लेकर आया था। मनोज के इन लोफर हरकतों से मुझे गुस्सा आ जाया करता था। मैं मनोज की लाई हुई चूड़ियां अपने पैरों के नीचे डालकर तोड़ दी थी। मेरी इस हरकत से मैंने पहली बार मनोज की आंखों में आंसू देखे थे और मनोज की आंखों से आंसू देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन मनोज इतना गिरा हुआ था कि अगले ही दिन एक लड़की के साथ घूमते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। फिर मुझे मेरे दिल को जो उसके लिए थोड़ी सी जो हमदर्दी बची थी वो भी मैंने ख़त्म कर दी थी। मम्मी पापा से बात करती तो वह कहते कि कोई बात नहीं, मनोज अभी बच्चा है, खुद ही संभल जाएगा। खैर कुछ साल पहले मेरे बड़े भाई ने गांव में ही अस्पताल बनाने की एप्लीकेशन दी हुई थी। उन्हें दिनों तक टीम गांव में आई थी और ज़मीन वगैरह का परीक्षण कर रही थी और फिर गांव में एक बहुत ही बड़े से अस्पताल की बुनियाद डाली थी। वहाँ सब लोग ही पापा के डेरे में ठहरे हुए थे। कुछ दिन बाद टीम वापस चली गई थी, मगर एक इंसान ऐसा था जो वापस नहीं गया था और उसका नाम था दीपक। उसे गांव की आबो हवा बहुत ही अच्छी लगी थी, इसीलिए उसने पापा से अनुमति लेकर कुछ दिन यहीं रहने का इरादा बना लिया था। एक दिन मैं अपने सहेलियों के साथ निकली तो मेरी नज़र दीपक पर पड़ी थी। पहले ही नज़र में दीपक मुझे पसंद आ गया था। दीपक की आंखें की चमक बता रही थी कि मैं उसे पसंद आ गई हूँ। और फिर अगली बार मैं दीपक से खुद ही मिलने चली गई थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मुझे भी आपका इंतज़ार था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया। मैंने मम्मी के फ़ोन से उसे फ़ोन किया करती थी और हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। वह कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तब मैंने उसे अपने मंगेतर मनोज के बारे में सब कुछ बता दिया था। वह मेरी बात सुनकर बहुत हैरान था। कहने लगा, वह तो बहुत ही अजीब इंसान है, मैं उसके साथ 2 मिनट खड़ा रहकर भी बात नहीं कर सकता। तुम उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? मैंने दीपक से कहा कि तुम अपना रिश्ता लेकर मेरे घर आओ, हो सकता है मेरे माता पिता को मुझ पर तरस आ जाए। दीपक ने हामी भरी थी और वापस से शहर चला गया था और फिर दूसरी हफ्ते बाद अपने बहन और अपनी माँ के साथ वापस लौटा था। उसने मेरा रिश्ता मांगा था, मगर मेरे पापा ने मना कर दिया था। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मैं हर समय रोती रहती थी। मेरी भाभी, मेरी मम्मी मेरी दिलजोई करने की कोशिश किया करती थी। एक दिन मैंने पापा से बात करने का फैसला किया। मैंने उससे कह दिया कि मैं मनोज से शादी नहीं कर सकती। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, मैंने विकास की माँ को जुबान दे रखी है और अब वह इस दुनिया में नहीं है। मनोज की स्वर्गवासी माँ से किया हुआ वादा इस तरह तोड़ नहीं सकता। पापा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पापा कहने लगे, कोई बात नहीं, वह समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। औरत अगर अच्छी और वफादार हो तो बद से बदतर लड़का भी ठीक कर लेती है। पापा ये कहकर बाहर निकल गए थे। मैंने उसी समय दीपक को फ़ोन किया था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और फिर मैं भी दीपक के साथ शहर भाग आई थी। मुझे मालूम था कि मेरे पापा की बहुत बदनामी होगी, मगर मैं मजबूर थी। मैं दीपक को खोना नहीं चाहती थी। दीपक ने मेरे साथ शादी की और मुझे अपने घर ले गया था। मगर जब दीपक की माँ को पता चला कि दीपक मुझे घर से भगा लाया है तो वह कहने लगी, बेटा, तुम गांव के चौधरी का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे डर है कि वह तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। दीपक भी एक करोड़पति बाप का बेटा था, मगर मेरी सास जरा पुराने विचारों की मालिक थी। उन्होंने घर से भागी हुई लड़की को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था।
उन्होंने मेरे और दीपक के बीच फूट डलवाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन दीपक एक अच्छा पति साबित हुआ था। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने मुझे इज्जत दी थी। ये भी भगवान का कृपा थी कि मेरे पापा और भाइयों ने मेरा पीछा नहीं किया था, नहीं तो मेरी जिंदगी नर्क बन जाती। खैर, नर्क तो अभी भी बनी हुई थी, क्योंकि मुझे इस बात का पता नहीं था कि मैं बांझ हूँ, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे ये ख्याल आता था कि मेरे साथ ये सब मेरे माँ बाप की बद्दुआओं का नतीजा तो नहीं है। खैर, अब मैंने अपने पति की दूसरी शादी करवाने की सोच ली थी। मैं अपनी सास की जिद के आगे अपनी ज़िंदगी तबाह होने से नहीं देना चाहती थी। इसीलिए मैंने अपनी सास से चोरी छुपे मोहल्ले की एक औरत को कुछ पैसों के बदले अपने साथ मिला लिया था। मैंने उससे कहा था कि तुम मुझे किसी मजबूर लाचार गरीब लड़की का रिश्ता ला कर दो और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस औरत ने बड़े ही गुप्त रूप से मुझे अपने घर पर बुलाया था। उसने मेरे सामने एक लड़की की तस्वीर रखी थी। मैं तो उसकी खूबसूरती देखकर दंग ही रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह जैसे चांद का टुकड़ा है। रिश्ता करने वाली औरत कहने लगी, यह लड़की अनाथ है और अपने चाचा के साथ रहती है। इसकी चाची कहती है कि यह जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। मैं तो लड़की की तस्वीर देखकर बोली, आंटी, मैं कभी अपने पति की शादी इस लड़की से नहीं करूँगी। उसका हुस्न तो देखो, मेरा पति तो इसके इश्क में पागल ही हो जाएगा। और वह कहने लगी, बेटा, यह रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसको हाथ से मत जाने दो। यह बहुत ही सीधा सादा परिवार की सादी सी लड़की है, तुम्हारे सामने दब कर रहेगी। मेरा जी तो नहीं मान रहा था, मगर मैंने उसे नैना नाम की लड़की का रिश्ता स्वीकार कर ही लिया। मैं तस्वीर लेकर घर पहुंची तो बड़ा अजीब सा मंजर देखने को मिला था। मेरा पति सोफे पे बैठा हुआ था, जबकि मेरी सास और नंद उसके सामने बैठी हुई थी। मेरी नंद बोली, भाई, आप एक बांझ लड़की के साथ ज़िंदगी क्यों गुजारना चाहते हो? मैंने और मम्मी ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है, तुम उससे शादी कर लो। जिस पर दीपक बोला, आप दोनों अब बस भी करो। मैंने पसंद की शादी करके कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं कर लिया है कि आप मुझ पर हर वक्त ताने मारते रहोगे। मैं आपसे कह दिया कि रूपाली के अलावा मैं किसी और को स्वीकार नहीं करूँगा। वह मेरी पत्नी है और मरते दम तक मेरे साथ वही रहेगी। जहाँ सास और नंद की बातों ने मेरा दिल छलनी कर दिया था, वही दीपक की बातें सुनकर मुझे बहुत ही हिम्मत मिली थी। मैं उनसे कुछ बोले बिना ही कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद दीपक भी मेरे पीछे आ गया था। वो कहने लगा, तुम मेरी मम्मी दीदी की बातों का दिल पर मत लेना। मैं बोली, आप दूसरी शादी कर लें दीपक। दीपक मेरी बात पर हैरान हो गया था। वह कहने लगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैंने कहा, आपको दूसरी शादी की इजाज़त दे रही हूँ, मगर आप मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करोगे, अपनी माँ की पसंद की लड़की से नहीं। दीपक कहने लगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी को स्वीकार नहीं कर सकता, फिर वह चाहे तुम्हारी पसंद ही क्यों ना हो। फिर मम्मी की पसंद की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बोली, मुझे बच्चे की इच्छा है। आपकी शादी हो जाएगी तो हमारे घर भी बच्चे होंगे, मेरी तरसी हुई ममता को सुकून मिल जाएगा। दीपक ने इनकार कर दिया और कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं वहीं बैठी रोती रही। सच तो यही कि मुझे बच्चों की कोई इच्छा नहीं थी। मैं तो यह सब बस दीपक को खोने से डरने की वजह से कर रही थी। खैर, कुछ दिन बाद मेरे और दीपक के बीच नाराज़गी रहने लगी थी, मगर मैंने उसे रो रो कर दूसरी शादी के लिए तैयार कर ही लिया था। मगर मैं खुश नहीं थी। नैना को अपनी सहेली बना लिया था और जिस दिन नैना मेरी सौतन बनकर मेरे घर आई थी, मेरी सास ने खूब हंगामा मचाया था। उन्होंने दीपक के साथ भी बहुत लड़ाई की थी कि कम से कम दूसरी शादी की तो मेरी मर्जी से कर लेते।
सास को यूं जलता हुआ देखकर वैसे तो मुझे सुकून मिलना चाहिए था, मगर मैंने वह पूरी रात अंगारों पर गुजारी थी। मैं पूरी रात रोती रही थी। यह ख्याल मेरी रूह को छलनी करने के लिए काफ़ी था कि जिस इंसान की आंखों में सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत हुआ करती थी, आज वह किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। जिस इंसान की बाहों में अब तक मैं सोती आ रही थी, आज उसकी बाहों में कोई और सो रही होगी। मुझे किसी पल सुकून नहीं मिल रहा था। पूरी रात करवटें लेते लेते गुजार दी थी। सुबह हुई तो मैं जल्दी से अपने कमरे से निकल आई थी, क्योंकि मैं दीपक से मुलाकात करना चाहती थी, मगर वह तो दिन के 12 बजे जाने पर भी कमरे से नहीं निकला था। मैंने अपनी सौतन नैना से पूछा तो वह कहने लगी, दीपक तो सो रहे हैं। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोली, तुमने उसे जगाया नहीं? तब नैना रोने लगी थी और बोली, दीपक ने मुझसे कहा कि उन्होंने यह शादी सिर्फ आपकी जिद की वजह से की है और अब मैं किसी भी तरह उन पर अपना हक न जताऊं, नहीं तो वह मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं फिर से अपनी चाची के घर जाने का सोच भी नहीं सकती। मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती है। रिश्ते कराने वाली आंटी ने सच में बहुत ही मजबूरी सी लड़की को ढूंढ कर दी थी। खैर, मैंने सोचा कि दीपक मुझसे नाराज होंगे, खुद ही जब मूड ठीक हो जाएगा तो कमरे से बाहर निकल जाएंगे। मगर मेरी यह गलतफहमी थी। दीपक की शादी को आज तीसरा दिन था, मगर वह अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। मुझे अब अजीब से ख्याल सताने लगे थे। इसीलिए जब एक दिन नैना किचन में बिजी थी तो मैं उसके कमरे में चली गई थी। दीपक अपने मोबाइल पर बिजी था। कदमों की आवाज़ सुनकर बोला, आ गई मेरी प्यारी नैना। शब्द यही हथौड़े जो मेरे सर पर आकर लगे थे। मैं वापस उन्हें कदमों से लौट आई थी। क्या सिर्फ 3 ही दिनों में नैना ने दीपक को अपना बना लिया था? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा दिल बहुत ही तड़प रहा था। मैं अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी थी, तब पता चला कि मेरी सास तो नंद भी आई हुई थी और मेरी सास अपनी बेटी से कह रही थी, देखा तुमने माँ कितनी सयानी है। मैंने एक ही चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। रूपाली बेचारी तो ये भी नहीं मालूम कि उसने अपने पति की शादी जिस लड़की से करवाई है वह मेरी पसंद की लड़की थी। और फिर दीपक ने भी नैना पर पहले ही नज़र में फ़िदा हो गया था। यह सब तो इस लालची औरत की वजह से हुआ जिसने रूपाली की बेवकूफ़ बनाया था। यह सब सुनकर मेरा दिल फटने लगा था। मेरी सास आगे बोली, मैं रूपाली को खाने में बच्चा न होने वाली इतनी सारी गोलियां खिलाई हैं कि वो सच में बांझ बन चुकी है। ये शब्द सुनने के बाद पत्थर जो मेरे शरीर पर बरस पड़े थे। मैं जल्दी से अपने पति के कमरे की तरफ गई थी ताकि उसको बता सकूं कि आखिर आपकी माँ और बहन की बातें सुने। उन्होंने मुझ पर कितना जुल्म किया है। जब मैं दीपक के कमरे की तरफ गई तो वह नैना से कह रहा था, मैंने जज्बात में आकर बहुत ही गलत फैसला ले लिया था। जब मैं रूपाली को भगा लाया था तो शादी के कुछ ही समय बाद मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूपाली के भाइयों को पता चल चुका था कि वह मेरे साथ आई है, इसीलिए वह मुझे फ़ोन करके धमकाते रहते थे कि हमारी बहन घर से भागी ज़रूर है, मगर तब भी वह अकेली नहीं है। अगर तुमने हमारी बहन का ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा हो गया। मैं वहाँ रहकर आया था, मुझे पता था कि वह लोग कितने खतरनाक हैं, इसीलिए मैं रूपाली को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था।
अब मम्मी ने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मेरी पत्नी को पागल बनाया और उसी के हाथों मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी है। और मेरी जान नैना, तुम भी मुझे पहले ही नज़र में भा गई हो। जिंदगी भर अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हाय, यह क्या सुन रही थी? यह वही दीपक था जिसकी वजह से मैंने खुद को दवाओं पर लगा दिया था। अब दबे कदमों दीपक के कमरे से चली गई थी। वह मुझे अपने सामने देखकर हैरान हो गया था। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका राज इतनी जल्दी जान लूँगी। मैं बोली, दीपक, अगर छोड़ना ही था तो यूं ही छोड़ देते। मुझे बाँझ बनाना जरूरी था क्या? किसी इंसान से भगवान की दी हुई सौगात छीन लेना उसका खून कर देने के बराबर होता है। तुम सब ने मिलकर मुझे बेमौत मार दिया। इतना कहकर मैं उसके कमरे से निकल गई थी। वह मेरे पीछे आया था। कमरे का दरवाज़ा खटखटाता रहा मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसी रात में दीपक घर से और उसकी दूसरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल आई थी। मैं अब एक अनाथ आश्रम में रहती हूँ। मैंने दीपक से अभी तक तलाक नहीं ली है क्योंकि अब मुझे किसी भी मर्द पर विश्वास नहीं था। तो फिर तलाक लेने का क्या फ़ायदा? मैं मम्मी से फ़ोन पर बातें कर लिया करती हूँ। वह मुझे मिलने भी आती हैं। वह मुझे घर ले जाना चाहती हैं मगर मुझे इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने भाइयों का सामना भी कर सकूं। एक दिन अपनी किस्मत पर बैठी आंसू बहा रही थी, तभी बाहर बैठा गार्ड मेरे पास आया था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। मुझे देते हुए कहने लगा, मैडम जी, यह लिफाफा एक आदमी आपके लिए देकर गया है। उस लिफाफे पर नज़र पड़ते ही मुझे पहले ख्याल दीपक का आ गया था और इस ख्याल के साथ ही बेतहाशा नफ़रत मेरे दिल में उमड़ आई थी। अब तो मुझे दीपक के नाम से ही नफ़रत हो गई थी। खुद पर हंसी आती थी कि मैंने कभी दीपक को दिलो जान से चाहा था। जी तो चाह रहा था कि लिफाफा उठाकर अभी बाहर फेंक दें और अपने इस ख्याल पर का पूरा करने में के लिए मैं आगे बढ़ी ही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि दीपक मेरे लिए इतना कब से मेहरबान हो सकता है कि वह मुझे कोई गिफ्ट भेजे। वह तो अपनी नैना में खोया हुआ था और जो कुछ उसने और उसकी माँ ने मेरे साथ किया, उसके बाद तो मैं दीपक से किसी बात की उम्मीद नहीं कर सकती थी। कुछ सोचकर मैंने वह लिफाफा उस गार्ड से ले लिया और अंदर कमरे में बैठकर जब वह लिफाफा खोला तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर ही और नीचे की नीचे ही रह गई थी क्योंकि उसमें वह रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ थी जो कभी मुझे मनोज ने दी थी। इन चूड़ियों को देखते ही मनोज का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया था। हो न हो ये चूड़ियाँ मुझे मनोज ने ही भेजी थी। मैं फौरन दरवाजे की तरफ भागी थी और गार्ड से पूछा, ये चूड़ियाँ तुम्हें किसने दी? तो उसने बताया कि जिस आदमी ने यह चूड़ियाँ दी थी वह कब का जा चुका है, लेकिन साथ ही उस आदमी ने कहा था कि अगर रूपाली मैडम इन चूड़ियों को तोड़ दें तो इन पर तुम कांच की चूड़ियों को टुकड़े को संभाल कर रख देना और मुझे दे देना। यह टूटी हुई कांच की चूड़ियों के टुकड़े मेरी पूरी जिंदगी की है पूंजी है। मनोज अचानक ही मेरे लब फड़फड़ाए थे। मेरी आंखें से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। लोफर और बेपरवाह मनोज का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। क्या मनोज को मैं अभी भी याद हूँ? क्या मनोज अभी भी मुझसे मोहब्बत करता है? लेकिन मैं अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मैं कांच की चूड़ियों को हाथ में थामे वापस कमरे में आ गई थी और अगले दिन जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी तो मैंने मनोज के बारे में पूछा था और मनोज के बारे में जो कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था। मेरी माँ ने बताया कि जिस दिन तुम दीपक के साथ घर से भाग गई थी उस दिन मनोज बहुत रोया था। उसकी चीखों की पूरा गांव अपना दिल थाम
कर रह गया था। वह चीख चीख कर बस राधा राधा पुकार रहा था। मुझे याद आया कि मनोज मुझे राधा ही तो पुकारता था। माँ ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वह एकदम बदल सा गया था। उसने अपने बाप की सारी ज़मीनों को बेचकर गांव में एक स्कूल खुलवाया था। उसने लगातार गरीब लड़कों को पढ़ने के लिए उसमें उकसाया करता था। उसे अनपढ़ होने की वजह से तुम छोड़ गई हो। स्कूल की टीचर रहकर उसे अपने गांव के बच्चों को फ्री में पढ़वाना शुरू किया था। साथ साथ शहर में अपना एक बिजनेस भी खड़ा किया था जो धीरे धीरे तरक्की करता गया। और अब भगवान की कृपा से मनोज के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जितना ही उसके पास पैसा है उतना ही वह गरीबों को दान कर देता है। वह कहता है कि मैंने इतने सारे पैसों को अपने पास रख कर क्या करूँगा जब मेरी राधा ही मेरे पास नहीं है। ना हंसता है ना बोलता है, बस चुपचाप अपने आप में खोया रहता है। जब तुम्हारे पापा और मैं उसे देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उसके हालात की जिम्मेदार हमारी अपनी बेटी है। मनोज के बारे में यह सब सुनकर मेरी आंखों के आंसू बह रहे थे। जल्द से जल्द मनोज से मिलना चाहती थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल मनोज से मिलने के लिए मचल उठा था। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं मनोज से एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ की आंखों में चमक आ गई थी। कहने लगी, रूपाली, अगर तुम चाहो तो मनोज के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। वह अब भी तुम्हारे इंतजार में है। लेकिन मैं अब कहाँ मनोज के काबिल थी। मैं तो एक बांझ औरत थी और एक शादीशुदा औरत थी। लेकिन मैं एक बार मनोज से मिलकर उसे माफ़ी मांगना चाहती थी, जो मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई और दीपक को हीरा समझकर पत्थर से सर फोड़ बैठी थी। मैं मम्मी के साथ मनोज के घर पहुंच गई थी। उस समय मनोज अपने घर पर नहीं था। नौकर ने मुझे बाहर हॉल में ही बैठा दिया था। मम्मी और मुझे बैठे काफ़ी देर हो गए, लेकिन मनोज अभी तक नहीं आया था। तब मैंने नौकर से पूछकर मनोज के कमरे में चली गई थी। साफ सुथरा कमरा, कहीं से भी मनोज का कमरा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही पढ़े लिखे इंसान का कमरा है। और फिर अचानक ही मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी कि मैं वहीं दिल थाम कर बैठ गई थी। सामने ही दीवार पर शीशे पर लगे फ्रेम में उन्हीं कांच की टूटी चूड़ियों के टुकड़े राधा से लिखा हुआ था, जिसका मतलब था कि मनोज मुझसे उसी समय से इतनी मोहब्बत करता था और मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई थी। मनोज ने जब मुझे पहली बार चूड़ियाँ गिफ्ट की थी और मैंने उन्हें पैरों से कुचल कर तोड़ दिया था। मनोज ने उन चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रखा हुआ था और आज तक उन्हें संभाल कर रखे हुए थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और पता ही नहीं चला कि मनोज मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था। और जब उसने सामने से राधा कहकर पुकारा तो मैं अचानक ही पलटी थी। वह तो बिल्कुल अचानक से ही नहीं आ रहा था। वह लापरवाह सा, लोफर सा मनोज कहीं खो गया था। मेरे सामने एक सज्जन व्यक्ति मनोज खड़ा था। इसे देखकर कह नहीं सकते थे कि वह अनपढ़ है। मैं रोती हुई अचानक ही मनोज के सीने से लग गई थी। मैंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी। यह भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ और मनोज से मेरा कोई संबंध नहीं था। मनोज बहुत देर तक यूं ही खड़ा रहा और मैं मनोज के सीने से लग कर रोती जा रही थी और मेरे मुंह से बस यही सब निकल रहे थे, मनोज मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है। बहुत देर बाद मनोज ने मेरे सर पर हाथ रखा था। उसने कहा, राधा, मैं तुम्हें कभी कसूरवार नहीं ठहराया था। गलती तो मेरी ही थी जो मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा था। मैं आंसू पोंछती हुई मनोज के सीने से लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद मनोज बोला कि राधा, मेरे दिल के दरवाजे अभी भी तुम्हारे लिए खुले हैं। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और लड़की नहीं है। चाहो तो झांक कर देख सकती हो। एक पल के लिए मनोज के चेहरे पर वही शरारत भरी थी जो
आज से 5 साल पहले वाले लापरवाह से मनोज के चेहरे पर हुआ करती थी। मैंने रोते हुए कहा, मनोज, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। मैं दीपक की त्यागती हुई पत्नी और एक बांझ औरत हूँ, जिस पर मनोज ने कहा था कि राधा, तुम मेरे लिए अब से वही 5 साल पहले वाली राधा हो जिसे मैं बेतहाशा मोहब्बत करता था और आज भी उतना ही मोहब्बत करता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा और बांझ हो, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती थी कि मनोज की ज़िंदगी में रोशनी भरने के बजाय उसकी ज़िंदगी में अंधेरा भर देती। मैं उसे बच्चों की खुशी नहीं दे सकती थी और दीपक ने मुझे जो जख्म दिया था वह अभी ताज़ा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल अब किसी मर्द पर विश्वास नहीं कर रहा था। मर्द मर्द ही होता है। कहीं ऐसा ना हो कि मनोज को भी कल बच्चों की चाहत होने लगे और वह मुझे नज़रें चुरा ले। मैं रोती हुई बाहर भाग गई थी और अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर अपने घर वापस आ गई थी। मेरे पापा और मेरे भाइयों ने भी मेरी हालात को देखते हुए मुझे माफ़ कर दिया था। अगले दिन फिर मनोज मेरे पास आया था। उसने उदासी भरे शब्दों में कहा था कि राधा, मुझे नहीं पता था कि मेरी मोहब्बत इतनी खोखली है कि भगवान ने मुझे दूसरी बार मौका दिया और तब भी तुम मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अगर आज तुमने मेरी मोहब्बत को नहीं अपनाया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊंगा, कभी लौट कर तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। मैं यह कांच की चूड़ियाँ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत स्वीकार है तो उन्हें पहनकर बाहर आ जाना, नहीं तो उन्हें तोड़कर उनके टुकड़े मेरे पास ले आना। यह सुनकर मनोज वहाँ से कांच की चूड़ियाँ मेरे बेड पर रख कर चला गया था। मैं बहुत देर तक उन कांच की चूड़ियों को देखती रही थी। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया था, एक सच्चे प्यार को पाने का मौका दिया था और अब मैं इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने वह कांच की चूड़ियाँ उठाई और अपने हाथों में पहन ली थी। जब मैं बाहर निकल कर आई तो मनोज मम्मी से बातों में बिजी था। मैंने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। मुझे बाहर आते देखकर मनोज के चेहरे के रंग बदल गया था। वह शायद यही सोच रहा था कि मैं चूड़ियों के टुकड़े करके लेकर आई हूँ और जब उसके सामने आकर अपने हाथ सामने किए थे तो वह खुशी से उछल पड़ा था। उसने मम्मी का लिहाजा किए बिना मेरे हाथों को चूम लिया था। मम्मी ने खासकर अपने मौजूदगी का एहसास दिलाया था तो उसने जल्दी से मेरे हाथ छोड़ दिए थे। मैं हंसती हुई अपने कमरे में भाग गई थी। मेरी तरफ से तो हाँ ही थे। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। उधर मेरे भाइयों और पापा ने दीपक से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दे रखी थी। एक हफ्ते ही मेरे और दीपक की तलाक हो गया था और मेरी शादी मनोज से हो गई। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से की थी। ऐसा लग रहा था कि ये शादी मेरी पहली शादी है। शादी की खुशी क्या होती है वह मुझे अब महसूस हो रही थी। इससे पहले तो मैं दीपक के साथ बस कोर्ट मैरिज की थी। सुहाग की सेज पर बैठी मैं मनोज के इंतज़ार कर रही थी तो मेरे दिल में कहीं से ना कहीं तक दीपक की परछाई नज़र नहीं आ रही थी। बस मनोज के नाम से ही दिल धड़क रहा था और जब मनोज कमरे में आया था तो मैं भी सिमट कर बैठ गई थी और अब मनोज मुझे बाहों में भरते हुए मेरे कान के पास अपना मुंह ले जाकर मदहोश लहजे में कहा था कि राधा, मैं तुमसे नहीं कहा था कि राधा सिर्फ कृष्ण के ही होते हैं, बाकी तो सब गोपियां हैं। मैं शर्मा कर अपना सर मनोज के सीने में छुपा लिया था। मनोज ने भी कस कर मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। मनोज के साथ मेरी जिंदगी हसीन हो गई थी। कभी सोचा नहीं था कि मनोज की मोहब्बत के साये में 1 साल गुजर चुका था। मैं मनोज को अपनी और दीपक की सारी कहानियाँ सुना दी थी। मनोज ने मेरा सारा इलाज करवाना शुरू कर दिया था और डॉक्टर की उम्मीद दिलाई थी कि इलाज के बाद मैं माँ बन सकती थी। 1 महीने
के बाद मार्केट में शॉपिंग करते हुए मेरी मुलाकात दीपक से हुई थी, लेकिन दीपक के चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं था। मुझे देखते ही वो मेरे पास आया था, मुझे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। कहने लगा, रूपाली, मैं और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सज़ा भगवान ने मुझे दे दी है। मेरी माँ पैरालिसिस हो गई है और वह बिस्तर पर पड़ी रहती है। मेरी माँ को पोता खिलाने का बहुत शौक था और जब शादी को 1 साल भी हो गया तो नैना प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो मैं और नैना अपने टेस्ट करवाएं, जिसमें नैना की रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट में आया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अब नैना दिन रात मुझे बांझ होने का ताने देती है। रूपाली, मुझे तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आती है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी ज़िंदगी से जा चुकी हो, लेकिन बस एक काम कर सकती हो कि मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ कर सकती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ ज़रूर कर देना। तुम्हारे माफ़ करने से मेरी ज़िंदगी में आए हुए दुख को थोड़े से कम हो जाएंगे। मैंने कसकर मनोज का हाथ पकड़ा और मनोज की तरफ देखते हुए दीपक से कहा कि दीपक, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जब भगवान ने तुम्हें तुम्हारे लिए किए की सज़ा दी है तो फिर भला मैं कौन होती हूँ कि मैं तुम्हें सज़ा देने वाली हूँ। और इतना कहकर आगे बढ़ गई थी। दीपक हारे हुए जुआरी की तरह मुझे देखता रह गया था और मैं मनोज का हाथ थामे आगे बढ़ती जा रही थी, जहाँ आके जिंदगी मेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ थी।